नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हमारे शरीर के हर अंग का अपना खास महत्व और काम है। जैसे हमारी आंखें देखने, मुंह बोलने और कान सुनने के काम आते हैं। कान कान नाक और गले की बीमारी या संक्रमण किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे वो नवजात शिशु हो या फिर कोई बड़ा ही क्यों ना हो। कान नाक या गले में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो ईएनटी विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। कान नाक और गले में संक्रमण या फिर बीमारी किसी भी उम्र में हो सकते हैं और ईएनटी प्रॉब्लम से जुड़े कई प्रकार होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं जो शरीर में हल्के या अधिक लक्षणों को जन्म दे सकते हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट इन लक्षणों को पहचान कर बीमारी डायग्नोस करते हैं और साथ ही जरूरी ट्रीटमेंट भी करते हैं। कान अगर शरीर का अहम हिस्सा है तो नाक भी शरीर का बेहद अहम हिस्सा है। नाक में नर्व सेल्स होती हैं जो गंध को पहचानने में सहायता करते हैं। जब आपको नाक में किसी प्रकार की समस्या होती है तो आपका पूरा शरीर बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। सांस लेने में समस्या, नींद ना आना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोल्ड के अलावा कई कंडीशन नाक को प्रभावित करती हैं। तो आज हम बात करेंगे कान, नाक और गले से संबंधित बीमारियों, उनके लक्षण और उपचार की। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं मशहूर ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सारिका वर्मा। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सारिका वर्मा। डॉक्टर, आज सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ईएनटी प्रॉब्लम्स है इनको किस तरह से देखा जाए, जो डिसऑर्डर्स हैं वो किस किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के हैं? ईएनटी में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो अगर ईएनटी देखें तो सबसे पहले होता है कि कान बंद हो जाना, तो वैक्स की वजह से हो सकता है, जी। या कान में दर्द होना, हम्म। फिर बहरापन। तो दोनों में उसके बाद नाक में अगर नाक बंद होना, छींके आना, नाक में दर्द होना, नाक से पानी निकलना, नाक से खून निकलना, जी। ये सब नाक के इश्यूज हैं। और थ्रोट में होता है कि अगर आवाज में बदलाव आ जाए इन्फेक्शन की वजह से या कैंसर की वजह से, मुंह में छाले हो जाना, गले में बार बार इन्फेक्शन होना जिसको रेकरेंट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो ईयर, नोज और थ्रोट बहुत डाइवर्स है और उसपे बहुत सारी बीमारियां हैं। और आप बताइए किसके बारे में बात करना है, विल टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले तो हम चाहेंगे हम कान को ही ले लेते हैं क्योंकि कान बहुत अहम किरदार जो है अदा करते हैं। अगर हम कुछ सुन ना पाए तो हम उस पर रिएक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये एक बेहद महत्वपूर्ण इंद्रिय है हमारे शरीर की, हमारे सेंसेस से जुड़ी हुई। तो कान की मैं समस्याओं के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। पहले तो यही बताएं कि कान में अगर खुजली की समस्या होती है तो ये किस बात की ओर संकेत होता है, किस चीज का लक्षण है? जी, अगर कान में इचिंग कभी कभी होती है तो इट मे बी कि आपके कान में वैक्स का बिल्डअप हो गया है, तो दैट इज इजीली ट्रीटेड। आप ड्रॉप्स डाल के किसी भी ईएनटी डॉक्टर के पास चले जाइए, वो हम्म। ओटोस्कोप से कान को देखेंगे। अगर वैक्स होगा तो अपने स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से वैक्स को निकाल देंगे। या तो वो सिरिंजिंग कर सकते हैं वॉश करने के लिए, या सक्शन करते हैं, या प्रोब से निकाल सकते हैं। तो वैक्स तो वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज फॉर इचिंग। लेकिन कभी कभी में ना एक्सेसिव होती है कि जो वहाँ पे स्किन में जब स्किन में जैसे सोरियासिस, लोकलाइज्ड एक्जिमा हो जाता है, जी। तो फिर पेशेंट को लगातार और बहुत एक्सेसिव इचिंग होती है। हम्म। उसका जरूरी है कि डायग्नोसिस कर ले। फिर कुछ क्रीम्स और ऑइंटमेंट और ड्रॉप्स दिए जाते हैं ताकि इचिंग थोड़ी कंट्रोल में रहे। कई बिल्कुल। बार छींकों की वजह से, एलर्जी की वजह से भी कान में इचिंग हो सकती है। डॉक्टर, हम इन पर बात तो कर ही रहे हैं लेकिन हम दर्शकों से भी कह दें, उनसे भी अनुरोध कर दें कि अगर वो भी ईएनटी से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो वो भी हमसे संपर्क साध सकते हैं और अपने सवालों का सीधा जवाब डॉक्टर से ले सकते हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि ये किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकती है और जुकाम भी इसकी वजह, कोल्ड भी इसकी वजह हो सकता है। लेकिन कान की दूसरी और जो समस्याएं हैं, कई बार देखा गया है कि बहुत गंभीर रूप भी वो ले लेती हैं कि कान में दर्द जो होता है वो कई बार तो 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता है। ड्रॉप्स यहाँ पर डॉक्टर देते हैं, वो डालने से फायदा हो जाता है, लेकिन कई बार ड्रॉप डालने से भी उतना फायदा नहीं होता है। तो इसे किस तरह से देखा जाए? प्रॉब्लम आखिर कितनी हद तक बढ़ जाती है? कान बाहरी तौर पे तो हम देख सकते हैं लेकिन अंदर से कितनी और समस्याएं जो है उसके अंदर जटिल होती जाती है। ऐसा है, अगर कान में पेन है तो अक्सर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या कई बार क्या होता है, लोग
कान साफ करने की कोशिश करते हैं, कोई अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेते हैं, जैसे आपने बर्ड या कुछ डाल लिया तो जी। कान में फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कान बंद भी होता है, कान में दर्द भी बहुत होता है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। हम लोग सक्शन कर देते हैं, फंगस वगैरह को निकाल देते हैं, एंटीबायोटिक और पेन किलर कई बार देने पड़ते हैं। लेकिन जो आपने कहा जो डेंजरस इश्यू है, देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। ये डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, जिसमें सिवियर पेन हो जाता है कान में, ईयर ड्रम बिल्कुल नॉर्मल रहता है। उसके लिए एक टेक्नीशियन स्कैन करना, अपडेट स्कैन करते हैं, जिसमें दिखता है कि जो अंदर पीटरस यहाँ पे टेम्पोरल बोन है, जी। उसमें अंदर से बोन गल रही होती है, उसमें एक सूडोमोनास ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें बहुत दिन के लिए पेशेंट को एडमिट करके आईवी एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, और ना ठीक हो तो कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है, बट दैट इज वेरी वेरी रेयर। अगर डायबिटिक्स अपने शुगर कंट्रोल करे और बिना इन्फेक्ट ना हो तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। आपने ओटाइटिस की बात यहाँ पर की। सबसे पहले तो हम चाहेंगे थोड़ा सा इसी के बारे में आप डिटेल से बताएं कि आखिर जो समस्या है वो क्या है और इसमें क्या क्या परेशानियां जो हैं वो सामने आती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स का आपने कहा कि उन्हें ये हो जाती है प्रॉब्लम, तो उन्हें ही इस तरह की प्रॉब्लम आखिर क्यों होती है? क्या और प्रकार की जो दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं पेशेंट्स, क्या उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है ओटाइटिस मीडिया? ओटाइटिस मीडिया नहीं, ओटाइटिस मेलिग्नेंट ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया तो होता है जब जी। मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है। मेलिग्नेंट ओटाइटिस मीडिया एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो काफी डेंजरस होती है, सूडोमोनास ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। डायबिटिक्स या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिन पेशेंट्स का इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम है, जैसे कोई पेशेंट इम्यूनो सप्रेसेंट पे हो या कोई रेसिपिएंट हो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के, तो इन पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है, या एचआईवी पेशेंट्स। तो जी। इनमें होता है क्योंकि उनमें बॉडी से इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, और सूडोमोनास जो बैक्टीरिया है वो बहुत अग्रेसिवली बोन में इन्फेक्ट कर देता है, बट दिस इज अ वेरी रेयर डिसऑर्डर। जी। नॉर्मल पेशेंट्स को इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं। जो चलिए नॉर्मल पेशेंट्स को ज्यादा डॉक्टर डॉक्टर दिक्कत हम ये इस पर रहती आगे है। बात करेंगे विस्तार से, लेकिन कुछ दर्शक जुड़े हैं जो अपनी समस्या का हल आपसे चाहते हैं। हमारे साथ जेपी हल्दकार जुड़े हैं, वंदना जुड़ी हैं मुंबई से। आप दोनों का ही स्वागत है। जेपी जी बताएं क्या समस्या है? हेलो। जी स्वागत है आपका, बताइए जेपी जी। हेलो। जेपी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कॉल कीजिए और संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। वंदना जुड़ी है मुंबई से। वंदना स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते, मेरा नाम वंदना सोनी है। जी कहिए। हाँ मैम, मेरा बेटा है 18 साल का। जी। उसको हर महीने टॉन्सिल हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो डॉक्टर साहब से मुझे ये जानना था कि उसको, एक डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला है कि टॉन्सिल ऑपरेट करा दीजिए, तो कराना जरूरी है क्या? जरा मुझे वो जानना था। जी डॉक्टर साहब। पूछूंगी, टॉन्सिल की वजह से क्या उनका गला इतना खराब हो जाता है कि फीवर हो जाता है? हाँ जी, फीवर हो जाता है और उसका गला एकदम दर्द करने लगता है। जी, अगर डॉक्टर डॉक्यूमेंटेड मोर देन 4 एपिसोड्स हो रहे हैं साल में, टॉन्सिल, जैसे डॉक्टर ने देखा, बोला हाँ टॉन्सिल में पस है, टॉन्सिल की वजह से इन्फेक्शन है, फीवर है और आपको एंटीबायोटिक्स लेने पड़े, अगर ये साल में 5 बार से ज्यादा है तो आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। बिकॉज टॉन्सिल जो है एक पस जो इन्फेक्शन का गढ़ बन चुके हैं, और उसपे एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो, बायोफिल्म बोलते हैं उसको। तो जो आप दवाई देते हैं वो अंदर तक नहीं घुसती है, थोड़ी देर इन्फेक्शन कंट्रोल रहता है, फिर वापस इन्फेक्शन बढ़ जाती है। अगर ऐसा हो रहा है और डॉक्टर ने आपको कहा है कि साल में 4-5 बार से ज्यादा अक्यूट टॉन्सिलाइटिस है, तो आपको बेटर रहेगा कि सर्जरी करवा लीजिए। और जिस तरह आप कह रहे हैं हर महीने दिक्कत होती है, तो अगर साल में 4-5 बार से ज्यादा इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली सर्जरी करवाना बेटर रहेगा बच्चे के लिए। नहीं तो इनकी बॉडी में जो सारी एनर्जी है वो इन्फेक्शन से लड़ने में चले जाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जी। अगर साल में 4 बार से कम है तो फिर ही डजंट नीड सर्जरी। लेकिन इनके केस में लग रहा है कि सर्जरी अब जरूरी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जेपी हल्दकार हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका जेपी जी, रखें अपनी बात।
चले लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर, जैसे हम बात यहाँ पर कर रहे थे ओटाइटिस की, आपने कहा कि कुछ जो गंभीर समस्याओं से जूझ रहे लोग होते हैं, बीमारियों से, उन्हें ये इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है, लेकिन ये एक रेयर होने वाला जो है इन्फेक्शन है। तो इसमें कितना ज़्यादा ये सीरियस होता है और जो इसका डायग्नोज है वो कितना लंबा चलता है और कितने चांसेस यहाँ पर रहते हैं कि पूरी तरह से ये खत्म हो जाए? खत्म तो हो जाता है। मेन इश्यू इसमें ये होता है कि जो पेशेंट अनकंट्रोल डायबिटीज के साथ है, जिनमें शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती जाती है। इट्स अ विशियस साइकिल। इन्फेक्शन बढ़ता है, उसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है, शुगर बढ़ता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो इसमें बहुत जरूरी होता है पेशेंट को इंसुलिन पे डालें, उनका शुगर कंट्रोल करें। हम कान का कल्चर करते हैं, फर्स्ट कल्चर, जो सेंसिटिविटी निकलती है वो 2-3 एंटीबायोटिक्स उनको लंबे समय के लिए देना पड़ता है, कम से कम 10 से 15 दिन आईवी एंटीबायोटिक्स लगते हैं। और अक्सर हमने देखा है टेक्नीशियन अपडेट स्कैन में कि वो आपको दिखता है कि वो अब श्रिंक होने लग पड़ा है। श्रिंक हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं हो तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, कभी कभी हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत रेयर बीमारी है। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मिडल ईयर इन्फेक्शंस हैं, जो नॉर्मल पेशेंट को हो जाती हैं। कभी किसी का कान में दर्द हुआ, फिर कान से पस निकलती है, जिसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। जी। 2 प्रकार के ओटाइटिस मीडिया होता है, एक होता है अक्यूट, मतलब कुछ दिनों का, और एक होता है क्रॉनिक। डॉक्टर, हम इन दोनों पर बात करेंगे। एक और दर्शक इसी बीच जुड़े हैं, प्रदीप कुमार हमारे साथ। स्वागत है आपका प्रदीप जी, पूछें क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी कहिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम कि मेरे गले में नोडुलर कोलाइड गोइटर है। जी जी कहें प्रदीप जी। हाँ जी। डॉक्टर आपको सुन पा रहे हैं, क्या आप जानना चाहते हैं उसके बारे में? हाँ जी, उसका क्या ट्रीटमेंट है, यानी मैं ये चाहता हूँ ये ठीक हो जाए। जी डॉक्टर सारिका। कोलॉइड गोइटर कितना बड़ा है? अब पहले तो छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया डॉक्टर साहब। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 45। तो आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए सर। कोलॉइड गोइटर इन मेन, इट इज बेटर टू गेट इट और सर्जरी करवा के उसका बायोप्सी करवा लें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सर्जरी से मैं जानती हूँ सब लोग घबराते हैं, लेकिन हाँ, सर्जरी हो गई आपकी? नहीं, सर्जरी तो नहीं हुआ, FNAC करवाया था। हाँ, FNAC में तो डायग्नोसिस आया है ना। बट इन मेल पेशेंट्स ओवर द एज ऑफ 45, there is a good chance that we must get the surgery done, remove it, get the biopsy taken, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि इसमें कैंसर भी बन सकता है। तो ये FNAC जो है, ये हमें एक आइडिया देता है कि कोलॉइड गोइटर है। बट इन मेल्स अबाउ 45 डेफिनेटली इट्स अ इंडिकेशन फॉर सर्जरी। आप सर्जरी करवा के ये पूरा टिश्यू निकल जाएगा, उसकी बायोप्सी हो जाएगी, पूरा दिख जाएगा कि उसमें और कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और आपके सवाल का जवाब उम्मीद करते हैं आपको मिल गया होगा। जी डॉक्टर, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, खतीजा जुड़ी हैं मुंबई से। स्वागत है आपका खतीजा जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे को ये पूछना है कि मेरे को मंडे को बहुत सर्दी हो गई है, आवाज भी भारी है और एकदम छींक आती है, और एकदम डर गई हूँ कि मैंने कोरोना तो नहीं है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है खतीजा जी? नाक में भी पानी बहुत जाता है। उम्र क्या है आपकी? हाँ जी, उम्र बताइए, उम्र, एज कितनी है? 86। 86। और कब से आपको ये दिक्कत हो गई है? ये मंडे से हुई है। मंडे से ये परेशानी है? जी डॉक्टर। हाँ, और इतनी सोती थी, इतनी सो जाती थी, अक्खा दिन सोई हूँ। अभी वो क्रोसिन और खतीजा जी, वैसे कोविड में बहुत ज्यादा कोल्ड और रनी नोज नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आपकी एज 86 है, मैं एडवाइस करूंगी एक RT-PCR तो आप डेफिनेटली करवा लीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं होएगा आपको। वो आप टेस्ट करवा लीजिए, इसलिए क्योंकि बॉम्बे में वैसे ही पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और आप 86 हैं, तो डेफिनेटली एक कोविड टेस्ट कराने में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी आप डॉक्टर से आप संपर्क करके मेडिसिन ले लीजिए। प्रिस्क्रिप्शन ऐसे मेरे को टीवी पे देना अलाउड नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खतीजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डरिए मत, क्योंकि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। एक और दर्शक फरीदाबाद से राहुल जुड़े हैं। राहुल, स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है?
नमस्ते मैम। जी। मैम मेरे है ना कानों में खुजली चलती है। अच्छा, कब से है राहुल ये? ये मैम 6 महीने हो गए, नहाने के बाद में ज़्यादा चलती है। बस खुजली होती है या और भी कोई परेशानी है आपको? नहीं, खुजली होती है, जैसे नहा लेता हूँ, नहाने के बाद में ज़्यादा खुजली चलती है। जी, डॉक्टर। आपने किसी को दिखाया है, ईएनटी सर्जन को किसी को आपने दिखाया है कि वो आपने चेक किया हो? नहीं मैम, दिखाया जी, नहीं जैसे है। मैं बता रही थी, कान में वैक्स की वजह से कई बार खुजली हो सकती है, स्पेशली नहाने के बाद। आप किसी अपने आसपास ईएनटी डॉक्टर के पास चले जाइए, जी वो आपका ईयर ओटोस्कोप से चेक करेंगे। अगर मैल होगा तो निकल जाएगा, प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगी, आपको इतने दिन से सफर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैल नहीं होगी या कोई फंगल इन्फेक्शन होगा वो भी साफ हो जाएगा। और अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो वो आपको कुछ ड्रॉप्स दे देंगे ताकि आपकी इचिंग कम हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो बातचीत हमारी अधूरी रह गई थी डॉक्टर सारिका, हम उसी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। आप बता रही थी कि 2 प्रकार की इस जो होता है ये डिसऑर्डर जो है वो है। जी। हाँ जी, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट जब होता है जब आपके कान में दर्द हो, कान बंद हो जाए और फिर उसी में आपने दिखा दिया तो उसको अक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। अगर वो बर्स्ट कर जाए कान तो कान से पस आने लगती है, जी। जिसको अक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। हम्म। ये दोनों चीज तो मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कान के पर्दे में जो छेद है वो जी। लंबे समय के लिए रह जाता है, 6 महीने से ज्यादा, तो उसको क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ये भी आगे 2 प्रकार का होता है। ट्यूबोटिम्पैनिक, दैट मींस इट्स अ सेफ डिजीज, जब कान के पर्दे में छेद है लेकिन कोई डेंजर नहीं है। और दूसरा होता है जब अगर हड्डी के ऊपर गलने लगती है तो उसको वो अनसेफ डिजीज हो जाती है, जिसको ऑपरेशन की जल्दी जरूरत होती है। जी। तो अगर मैंने कई बार देखा है कि पेशेंट्स कान के पर्दे में छेद कितने सालों से होता है तो भी वो ऑपरेशन नहीं कराते, ऑपरेशन के डर के। लेकिन अब ये सर्जरी जो है बहुत सेफ है और आपको डेफिनेटली करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ना कि आपकी सुनाई कम हो जाती है। कान का पर्दा भगवान ने दिया है ताकि हवा, पानी, कुछ भी गंद आपके मिडल जी। ईयर के अंदर जी। ना जाए, आपके कान का जो टिश्यू है सेफ रहे, कान की हड्डियां सेफ रहे। अगर पर्दा में छेद हो जाता है तो फिर पानी, इन्फेक्शन, हवा सब कुछ अंदर जाती है और धीरे धीरे कान की जो हड्डियां हैं वो गल जाती हैं। कान की हड्डियां बहुत बारीक होती हैं, 7 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर और 14 मिलीमीटर। तो ये अगर गल गए तो आपका हियरिंग लॉस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, सुनने में दिक्कत आने लगती है और आगे चल के जो है उसमें टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जो टिश्यूज है उसपे कैल्सिफिकेशन हो जाता है और सडनली एक दिन आप उठेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं सुनेगा, तो कान बिल्कुल बेकार हो बिल्कुल, जाएगा। सुनने उस की स्टेज क्षमता पे बिल्कुल आप खो सकते हैं। ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। कान के पर्दे से जुड़ी समस्या पर हम आगे बात करेंगे डॉक्टर। कुछ और दर्शक जुड़े हैं, जय भगवान जींद से जुड़े हैं और सुल्तान दिल्ली से जुड़े हैं। जय भगवान जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। मैडम जी, मैंने 3 साल पहले ऑपरेशन करवाया था दिल्ली। किस चीज का? ये सर्वाइकल हो गई थी मैडम। एक बार फिर से दोहराएं अपनी बात। सर्वाइकल हो गई थी मैडम। सर्वाइकल में। हाँ जी। ठीक। तो मैडम उसका मैंने DL की हॉस्पिटल है तो दिल्ली में। हाँ हाँ। मैडम वहाँ मैंने इसका ऑपरेशन भी करवाया था। स्पाइन की सर्जरी हुई है आपकी? ये सर्वाइकल हो गया था गर्दन में। सर्वाइकल तो स्पॉन्डिलाइटिस होता है ना, तो वो स्पाइन की डिसऑर्डर है, रीढ़ की हाँ जी हड्डी की मैडम दिक्कत जी। होती है। हाँ, तो स्पाइन सर्जरी तो हुई है मैडम आपकी। अब उसके बाद में ना मैडम मेरे जो पैर है ना घुटने से नीचे नीचे। जी 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 जी, सुन पा रहे हैं हम, आप अपनी बात जारी रखें। मैडम मेरे पैर में ना सुन हो जाता है, जैसे गर्म पानी करो, ठंडा पानी करो, पैर सुन होते हैं। सर आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जो स्पाइन की डिजीज है, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है और अब नस की कमजोरी आ रखी है, तो कोई ना कोई नस दब रही होगी। आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, नसों के डॉक्टर को, ताकि आपका वो डायग्नोस कर पाए कि क्यों हो रहा है और फिर अगर उसका ट्रीटमेंट कोई पॉसिबल होगा तो वो जरूर देंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय भगवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से सुल्तान जुड़े हैं, स्वागत है आपका सुल्तान जी, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी। नमस्कार जी, बताएं। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे गले में थ्रू आउट द ईयर खराश रहती है और खांसी भी रहती है, और जरा सा भी मीठा या फिर ठंडा मैं कुछ खा लेता हूँ या पी लेता हूँ तो फिर वो ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा क्यों है? मौसम बदलने पे भी दिक्कत होती है या पूरा साल ही रहती है?
मैम नॉर्मली तो थोड़ी बहुत रहती है, बट मौसम बदलने पे ज़्यादा हो जाती है। हाँ, तो एक अपना आईजी टेस्ट करा लीजिए। अगर आईजी बढ़ा हुआ है तो वो बताता है कि एलर्जी हो सकती है। जी तो हम एक एलर्जी टेस्ट करते हैं जिसको कंप्लीट एलर्जी टेस्ट बाय स्किन प्रिक मेथड बोलते हैं। जी एलर्जी टेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक ब्लड टेस्ट और एक स्किन प्रिक टेस्ट। जी तो ब्लड टेस्ट जो है वो कुछ कम एक्यूरेट होता है और जो स्किन प्रिक टेस्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। जी आप कंप्लीट एलर्जी टेस्ट बाय स्किन प्रिक मेथड करा लीजिए, जिसमें हम लोग 55 फूड 55 चीजें जो हवा में है उसका टेस्ट करते हैं। जी। आइडेंटिफाई करेंगे किस चीज से एलर्जी है, और अगर कोई एलर्जी पकड़ में आती है हाँ तो जी। वो फूड आप अवॉइड कर दें तो हो सकता है आपकी खराश कुछ कम हो जाए। नहीं तो आपके वैक्सीन भी बनते हैं, इम्यूनोथेरेपी जिसको कहते हैं। जी अगर एलर्जी हवा की चीजों से है तो हम वो भी दे सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया सुल्तान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहिबा, जैसे हम बात कर रहे थे कान से जुड़ी समस्या को, आपने बताया कि कान का पर्दा जो है अगर उसमें छेद हो जाता है तो ये कितना गंभीर आगे रूप धारण कर सकती है ये समस्या। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर एक बार कान के पर्दे में अगर छेद हो गया तो क्या वो पूरी तरीके से पहले की स्थिति में आ सकता है इलाज कराने के बाद, या फिर ये खत्म नहीं होती है समस्या और इसके आगे दिक्कतें और बढ़ भी सकती हैं? जी देखिए, अगर ट्रॉमेटिक परफोरेशन होती है, जैसे एग्जांपल किसी ने थप्पड़ मारा, आपका ईयर ड्रम फट जाए, तो ट्रॉमेटिक परफोरेशन में 90% चांस होता है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, दवाई से ही वो भर सकता है। हम्म। अगर वो मीडियम साइज परफोरेशन है तो भी। जी। पर मेन इंपॉर्टेंट चीज ट्रॉमेटिक परफोरेशन में ध्यान रखने की है कि उसमें आप कोई ड्रॉप्स ना डालें, तेल ना डालें। कई लोग होते हैं प्याज का जूस और अदरक का जूस डाल के आते हैं, वो सब बिल्कुल नहीं करना है। कान में अगर आप कोई बूंद ना डालें, इन्फेक्ट ना हो कान, तो 90% ईयर परफोरेशन जो ट्रॉमेटिक है, जो चोट की वजह से, वो अपने आप ही भर जाती हैं दवाइयों से। जी। जी। अगर कान में इन्फेक्शन की वजह से कान के पर्दे में छेद हुआ है हम्म। और वो शॉर्ट ड्यूरेशन का है, जो अक्यूट, और पर्दा में छेद छोटा है, मान लीजिए 20% से कम है, तो चांस है कि दवाइयों से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। हम्म। लेकिन जो लार्ज परफोरेशन होती है, मोर देन 40% जो होती हैं, उसमें अक्सर चांस है कि वो हील अपने आप से नहीं होती। तो अगर जब पर्दे में छेद है जो 6 महीने से लगातार चल रहा है, दैट मीन्स इट इज अ क्रॉनिक परफोरेशन, तो बेटर रहेगा कि ऑपरेशन करवा के उसको नया पर्दा डलवा लें। नया पर्दा नॉर्मल तो नहीं होता है, लेकिन वो नियर नॉर्मल होता है। जैसे नॉर्मल पर्दे में इन्फेक्शन हो सकता है वैसे ही होता है। जी। और कई बार क्या होता है, जब सब टोटल परफोरेशन, बहुत बड़ी छेद होता है, तो हम कार्टिलेज टिम्पेनोप्लास्टी कर देते हैं, जो एक बहुत मजबूत पर्दा डाल देते हैं, ताकि वो उसमें रीपरफोरेशन का चांस बहुत कम होता है। यानी जो लोग अपनी सुनने की क्षमता खो चुके हैं किसी बीमारी की वजह से, अगर वो सर्जरी कराते हैं, कान का पर्दा डलवाते हैं, तो वो सुनने की क्षमता वापस लौट सकती है। हाँ, अगर कान की नस कमजोर नहीं है तो। जी। सुनने की क्षमता दो प्रकार की होती है, एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस, हम्म। फॉर एग्जाम्पल पर्दे के छेद की वजह से, वो हम्म। तो वापस आ सकती है ऑपरेशन से। जी। लेकिन अगर कान की नस कमजोर हो गई है, नर्व लॉस अगर हो गया है, हम्म। तो वो तो इरिवर्सिबल होता है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। जी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, झज्जर से हवा सिंह जुड़े हैं। स्वागत है आपका हवा सिंह जी, बताएं क्या समस्या है। मैम, मेरे स्टंट डले थे जो इसमें जून में, जी। और अब जून से बाद में खांसी आ रही है जी। वो सुबह शाम। हम्म। क्या कारण? सर्जरी हुई थी आपकी ना, ओपन सर्जरी हुई थी? नहीं जी, ने स्टंट डले थे वैसे स्टेंट डले। विंडो प्लास्टिक हुए। जी, तो एक बार ना आप डॉक्टर साहब से बात करिए कि दवाई जो आपके स्टेंट की दवाई के बाद ये आपके खांसी शुरू हो गई है। एक मेडिसिन होता है ब्लड प्रेशर के लिए, कैप्टोप्रिल, नैलोप्रिल जैसी ड्रग्स, जिसकी वजह से किसी किसी पेशेंट को खांसी आ सकती है। आप एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उनको बोलिए कि ये अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं तो उनको चेंज कर दें, और दवाई बदलने से ही आपकी खांसी हो सकता है ठीक हो जाए। कई बार ड्रग इंड्यूस्ड कॉफ भी होता है, और हार्ट के और ब्लड प्रेशर की एक मेडिसिन होती है जिसकी वजह से कई बार ये इरिटेटिव कॉफ हो जाता है। एक बार आप डॉक्टर साहब से दवाई बदला के देखिए, और नहीं आराम आएगा तो 4-6 हफ्ते में मुझे बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हवा सिंह जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, कई बार जैसे कुछ लोग होते हैं ये भी शिकायत करते हैं कि कान में सीटी बजने की समस्या, सीटी सुनाई देती है, कान गुम हो जाते हैं या फिर ऊंचा सुनाई देने लगता है। ये समस्याएं क्या हैं, क्यों होती हैं और किस और इशारा करती हैं?
जी, टिनाइटस बोलते हैं, जो कान में सीटी बजता है। टिनाइटस इज बेसिकली द सेंसेशन ऑफ अ नॉइज इन योर ईयर इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब बाहर से आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आपको लगता है कि कान में आवाज आ रही है। जी। कई बार ये एक कान की वजह से भी हो सकती है, कई बार दोनों में भी हो जाती है। किसी किसी को झूमर की आवाज आती है, किसी को शाय शाय की आती है, और किसी जी को जी। बहुत तेज आवाज आती है। हम्म। तो टिनाइटस कैन बी वेरी माइल्ड एंड इट कैन समटाइम्स बी वेरी डिस्टर्बिंग। जी। अगर ऐसा टिनाइटस शुरू होता है तो ये अक्सर ही हमारे नर्व लॉस का लक्षण है। मतलब कान की नसें के जो सेल्स हैं वो कमजोर हो रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कान, उसके बाद एक हियरिंग टेस्ट करते हैं, हम्म। कान की नस का लेवल असेस करते हैं कि हियरिंग रिजर्व कितना है। हम्म। कुछ दवाइयां हम दे सकते हैं जिससे कान की नस मजबूत हो जाती है, कान का माइक्रो सर्कुलेशन ईयर का इम्प्रूव हो जाता है। जी। और कई बार टिनाइटस ठीक हो सकता है, लेकिन इट इज वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट थिंग्स टू ट्रीट। और कोई कोई पेशेंट जो है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म में सफर करते हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारिका वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े उनके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। ये विषय अपने आप में इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि इस पर बातचीत बहुत हो सकती है। तो आज हमने बातचीत की कान से जुड़ी समस्याओं को लेकर, लेकिन आगे भी हम आएंगे, हाजिर होंगे तो बात करेंगे इसी टॉपिक से जुड़ी कुछ और दूसरी समस्याओं को लेकर के। लेकिन फिलहाल के लिए आज मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।